गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर जो है प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 का चौथा सवाल नहीं लगा। 1.2 का चौथा सवाल बड़ा आसान सवाल है, बताइए। इसमें दिया हुआ है कि HCF 306 कामा 657 इज इक्वल टू 9। तो LCM 306 कामा 657 निकालिए। इसका मतलब क्या कह रहा है बच्चा कि 306 HCF ब्रैकेट में लिखा हुआ 306 कामा 657 बराबर 9। इसका मतलब 306 और 657 का जो मासा है, आगे क्या लिखा हुआ है HCF, वो किसके बराबर है 9 का। यानी पहली संख्या कौन है 306 है और दूसरी संख्या क्या है 657 है और दोनों का जो मासा है वो 9 के बराबर है। अब जो है क्या पूछा यहां पर, तो 306 और 657 का LCM निकालिए। LCM मतलब लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ये 306 यहां पर भी, 306 यहां पर भी है, 657 यहां पर भी है, 657 यहां पर भी है। यानी संख्याएं दोनों वही हैं, जो यहां पर है वही संख्या यहां पर भी है। तो मासा दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो आपको एक सूत्र बताया गया था बेटा, क्या बताया गया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहली संख्या कितनी दी हुई है 306, दूसरी संख्या कितनी दी हुई है 657, इसका मासा कितना दिया हुआ है 9। क्या पूछा है लासा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लासा बराबर किसके हो जाएगा, ये गुणे में तरह क्या हो जाएगा बट्टे में, तो लासा बराबर 306 गुणे 657 और बटे 9। अब 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 से इसको काटिए 3 इक्या 3, 3 शून्य 3 दूना 6 हो गया। अब 3 से फिर से इसको काटेंगे तो 3 से इसको काटेंगे, 3 से 10 हो गया, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। अब 34 और 657 का गुणा कर दीजिएगा, लासा प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे लगता है, आगे कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, मुझे लगता है आप समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं हो। आगे बढ़े हम लोग, कोई समस्या बेटे? 5वां सवाल हमने बता ही दिया था, 6वां सवाल लासा निकालना था, सब लोगों ने लगा लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले पार्ट पर चलते हैं। अगले पार्ट के सवाल लगाने से पहले, अगले प्रश्नावली के सवाल लगाने से पहले एक प्रमेय आपको सुनना होगा, जानना होगा और समझना होगा कि प्रमेय को ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। केवल आपको इसके बारे में समझाएगा, प्रूफ इसके बारे में जरूरत नहीं है, आप आराम से समझिए। तो ये प्रमेय कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसी पर आपके बातें होंगी। क्या कहता है प्रमेय कि यदि P एक अभाज्य संख्या है
P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो जानते ही हैं आप लोग, जो केवल अपने आप से या एक से विभाजित होता है। P एक अभाज्य संख्या है और P a स्क्वायर को विभाजित करता है। किसको विभाजित करता है? a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो P a को भी विभाजित करेगा। ये कह रहा है कि यदि P एक अभाज्य संख्या है और P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को विभाजित करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जहां a एक धनात्मक पूर्णांक, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब यह हुआ कि अगर P एक अभाज्य संख्या है और P a के वर्ग को विभाजित करता है तो P a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। ये इस प्रमेय का मुख्य बात है। P, ध्यान दीजिए, P एक अभाज्य संख्या है और P a स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है, तो P a को भी विभाजित करेगा जहां a एक धनात्मक पूर्णांक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ आएगी नहीं आ गया? ये बात आपके समझ में आएगी नहीं आ गई? क्लियर हो गया? अब कुछ और बातें हम लोग सीख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको जानना है कि आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया गया था, अपरिमेय संख्या के बारे में बताया गया था। क्या बताया गया कि जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका निश्चित मान प्राप्त नहीं हो सकता। तो कभी कभी एग्जाम में, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में ये लगभग हर साल ये प्रश्न आता है। जैसे √2 एक सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी बातें सिद्ध करने के लिए आती हैं। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे और बूझेंगे। आपको कक्षा 9 में बताया गया था, अगर नहीं याद हो, तुमने बताया था कि अगर 2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इनको जोड़ा जाए, इनको घटाया जाए, इनको गुणा किया जाए या इनका भाग किया जाए, इनको जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए, कैसी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या। ये 2 उदाहरण हमने दे दिया। ऐसा ना आपके मन में आए कि सर जी अगर अपरिमेय संख्या पहले हो जाए तो जुड़ जाएगा क्या? जी नहीं, चाहे अपरिमेय संख्या पहले हो या बाद में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है तो उनका योगफल और गुणनफल और भागफल ऐसे ही
व्यक्त किया जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कैसी संख्याएं हैं तो आपका उत्तर होगा अपरिमेय संख्या। आपका उत्तर क्या होगा? ये कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आइए हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो मैं एक सवाल लेता हूं प्रश्नावली 1.3 का और उससे आपको समझाऊंगा। कोई समस्या होगी तो पूछ लीजिएगा। बहुत बेहतर ढंग से इस सवाल को समझना है आपको। कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात सुने है कि नहीं है? चलिए तो प्रश्नावली 1.3 का पहला जो सवाल है, प्रश्नावली 1.3 का जो पहला सवाल है वो क्या है? पहला जो सवाल है प्रश्नावली 1.3 का कि सिद्ध कीजिए, पहला सवाल कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अक्सर बच्चे इस सवाल को रट लेते हैं, एग्जाम में आएगा तुरंत रटे गए और लिख दिया। लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट के आधार पर इस प्रमेय को दिमाग में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस सवाल को हल करने के लिए कैसे हल करेंगे इसको समझ। हम इस सवाल को हल करने के लिए हम मानेंगे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करेंगे। अर्थात हम मानेंगे, जैसे यहां पर दिया हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। और बाद में हम बताएंगे कि जो हमने माना था या हमारी जो कल्पना थी वो गलत है। तो जब हमारी कल्पना गलत हो जाएगी तो हमारी बात भी गलत हो जाएगी और √5 परिमेय संख्या के स्थान पर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो हमने कहा कि माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक परिमेय संख्या। √5 एक परिमेय संख्या। यहां पर क्या सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या। और हमने क्या माना? उल्टा इसका। हड़बड़ाइए नहीं यार, आपसे ध्यान से देखिए। हमने क्या माना? उल्टा माना √5 एक परिमेय संख्या। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको ये कहा जा सकता है, आपको बताया जा सकता है कि आपको बताया जा सकता नहीं, बताया गया है कि किसी भी परिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। आपको बताया गया है। तो हमने जब मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 मैंने माना कि इसलिए माना √5 बराबर P/Q के। और आपको बताया गया कि Q 0 के बराबर नहीं है। और क्या है? P और Q क्या है? पूर्णांक है। तथा P और Q का में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब, ये लाइन बहुत ध्यान से देखिए। ये तो आप जानते हैं कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये भी आप जानते हैं कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
पी और क्यू पूर्णांक है तथा पी और, अब यहां पर ध्यान है कि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 22/12 परिमेय संख्या है कि नहीं है, लेकिन ये 2 से ऊपर वाला भी कट रहा है और 2 से नीचे वाला भी कट रहा है। तो अगर हम पूछते हैं आपसे कि 22/12 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, तो आप बता दोगे तो। लेकिन अगर मैं पूछूं 11/6 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई 11 और 6 परस्पर कैसे हैं, अभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है। इन्हें क्या कहेंगे, सहअभाज्य, क्योंकि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो हमने यहां पर माना है कि जो परिमेय संख्या है, जो P/Q के रूप में लिखा हुआ है, उसमें P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात वो किस रूप में है, 11/6 के रूप में होगा, 22/12 के रूप में नहीं होगा, अर्थात न्यूनतम रूप में माना गया है। किस रूप में माना गया है, न्यूनतम रूप में माना गया है। समझ आगे कि नहीं आ गया, परिमेय संख्या को न्यूनतम, इसे कौन सा रूप कहते हैं, न्यूनतम रूप। तो परिमेय संख्या को न्यूनतम रूप में व्यक्त किया गया है। क्लियर हो गया, अब तो समझ में आ गया मुझे लगता है। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अर्थात किस रूप में होगा, 11/6 के रूप में होगा, 3/5 के रूप में होगा, 12/7 के रूप में होगा। इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो इसको हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, बात समझ नहीं आ गया। आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। √5 बराबर क्या दिया है यहां पर, P/Q, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने तो वर्ग करेंगे तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग बराबर P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग बराबर P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पर आपको क्या मिला, √5 का वर्ग, तो √5 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, √5 गुणे √5। अब देखिए यहां भी यहाँ पर मेरी संख्या है, यहां भी यहाँ पर मतलब √5 का गुणा कितना हो गया, √25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो √5 का वर्ग किसके बराबर हो गया, 5 के। तो ये हो गया 5 के बराबर हो गया, और ये बराबर किसके हो गया, P² बटे Q²। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, समझ आ नहीं आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये बटे में इधर क्या हो गया, गुणे में, तो इसका मतलब P² बराबर 5 गुणे Q²। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P² बराबर 5 गुणे Q² हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो P² 5 से विभाजित है और या तो P² Q² से विभाजित है। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चला जाए। अगर 6 बराबर हम 2 गुणे 3 लिख देते हैं, बहुत ध्यान से इस लाइन को समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर हम 6 बराबर 2 गुणे 3 लिखते हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि 6 2 से विभाजित है और 6 3 से विभाजित है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात में आए कि नहीं आया, समझ आ रहा नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा है। तो यहां पर अगर हम P² बराबर 5 गुणे Q² लिख रहे हैं, अगर P² बराबर 5 गुणे Q² लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि P² 5 से विभाजित है और P² Q² से विभाजित है।
लेकिन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से विभाजित नहीं हो सकता। आप पूछेंगे क्यों विभाजित नहीं हो सकता? क्योंकि आपको बताया गया है कि पी और क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर से देखिए, जिस तरह से 6 बराबर 2 गुणे 3 है, तो इसका अर्थ है कि 6 2 से विभाजित होता है और 6 3 से विभाजित होता है। उसी प्रकार अगर हमने पी स्क्वायर बराबर 5 गुणे क्यू स्क्वायर लिखा है, तो इसका अर्थ है कि पी स्क्वायर या तो 5 से विभाजित होगा और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से विभाजित होगा। लेकिन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से विभाजित नहीं हो सकता, क्योंकि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से विभाजित नहीं हो सकता। क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि पी बटे क्यू का जो रूप होगा वो 11/6 हो सकता है, 7/5 हो सकता है। तो क्या इसका वर्ग इसके वर्ग से विभाजित होगा? नहीं होगा। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से आप क्या सीखे कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से विभाजित नहीं हो सकता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से क्यों नहीं विभाजित हो सकता? क्योंकि पी स्क्वायर पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए पी स्क्वायर किससे विभाजित होता है? 5 से विभाजित होता है। पी स्क्वायर किससे विभाजित होता है? 5 से विभाजित होता है। बात समझ नहीं है बेटा? फिर से एक बार समझ लो, फिर से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे यहाँ पर। पी स्क्वायर बराबर हमने क्या लिखा? 5 गुणे क्यू स्क्वायर। इसका मतलब या तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है या तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से विभाजित है। लेकिन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से विभाजित नहीं हो सकता, क्योंकि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब है कि पी स्क्वायर किससे विभाजित होता है? 5 से विभाजित होता है। और प्रमेय क्या कहता है कि यदि पी एक अभाज्य संख्या है, पी एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। इसी को अगर हम इस तरह लिखें, इसलिए 5 किसको विभाजित करता है? पी स्क्वायर को विभाजित करता है। करता है कि नहीं करता है? तो पी एक अभाज्य संख्या है, तो 5 एक अभाज्य संख्या है। यहां पर क्या है? पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है। पी की जगह पर कौन है? 5, और ए की जगह पर कौन है? पी। तो यदि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। को भी विभाजित करेगा। क्योंकि ये प्रमेय क्या कहता है कि अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। तो 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 पी को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। एकदम स्पष्ट हो गया मुझे लगता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब 5 पी को विभाजित करता है, तो अब जब 5 पी को विभाजित करता है तो इसका मतलब क्या हो गया? भाज्य की जगह पर कौन है? पी है, और भाजक की जगह पर क्या है? 5 है। तो आपको एक सूत्र क्या बताया गया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो भाज्य का रोल कौन निभा रहा है? पी। भाजक का रोल कौन निभा रहा है? भाजक के स्थान पर कौन है? 5। और वो भागफल के स्थान पर, भागफल के स्थान पर हमने मान लिया क्या? ए। और शेषफल क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जब भाग हो रहा है तो शेषफल 0 बचेगा। तो हम इसलिए P बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? P बराबर हम क्या मान सकते हैं? 5 ही। इसलिए P बराबर 5 ही माना जा सकता है कि नहीं माना सकता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से P बराबर किसके माना जा सकता है? 5 के बराबर माना जा सकता है। मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए P बराबर हमने मान लिया 5।
माना, हमने ये P बराबर 5 है मान लिया। तो दिक्कत है आपको, समझ में आ गया होगा। क्योंकि P 5P को विभाजित करता है, इसलिए P क्या हो गया, भाज्य हो गया। भाजक कौन है, 5 है। भागफल हमने मान लिया 1 और भाग देने पर चूंकि विभाजित कर रहा है इसलिए शेषफल क्या होगा, 0 होगा। P बराबर किसके हो गया, 5 ही। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। इसलिए समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से क्या होगा, P स्क्वायर। तो P की जहां पर हम क्या रख रहे हैं, 5 है, तो 5A का होल स्क्वायर, 5A का होल स्क्वायर बराबर 5 गुणे Q स्क्वायर। तो 5A का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 5 25, 5 का वर्ग 25, 25A स्क्वायर और A का वर्ग A स्क्वायर बराबर किसके हो गया, 5 गुणे Q स्क्वायर। 5 से 5 कट गया, कौन सा नियम, निरसन नियम। कौन सा नियम बोलते हैं इसे, निरसन नियम बोलते हैं। अगर दो पक्ष हैं, दोनों में समान संख्या है और दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो कट जाएंगे, और इसे कौन सा नियम बोलते हैं, निरसन नियम। कौन सा नियम बोलते हैं, निरसन नियम। अंग्रेजी में बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन लॉ। तो 5 यहां पर कितना बचा बेटे, 5 गुणे A स्क्वायर और बराबर Q स्क्वायर। अब फिर वही बात हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि Q स्क्वायर या तो A स्क्वायर से विभाजित होता है और या तो Q स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। तो ये A स्क्वायर से विभाजित होगा या नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह 5 से विभाजित हो रहा है। क्लियर हो नहीं हो गया। A से क्यों नहीं विभाजित मान रहे हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और P बराबर किसके माना है, 5 ही माना। इसमें A आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो Q में A नहीं आएगा, Q में A नहीं आएगा। तो जब Q में A नहीं आएगा इसका मतलब Q स्क्वायर किससे विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है। फिर से सुनिए, चूंकि Q स्क्वायर A स्क्वायर से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब है कि Q स्क्वायर किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित हो रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए 5 किससे विभाजित होता है, 5 से कौन विभाजित होता है, 5 से Q स्क्वायर विभाजित होता है। तो जब 5 से Q स्क्वायर विभाजित होता है तो फिर वही पर में ध्यान दीजिए कि यदि PA स्क्वायर को विभाजित करता है तो PA को भी विभाजित करेगा। तो इसलिए 5 से अगर Q स्क्वायर विभाजित होता है तो इसलिए 5 से Q भी विभाजित होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ नहीं आ गया। तो 5 से Q भी विभाजित होगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई, समझ में आ गया बढ़िया से। इसी प्रमेय का मुख्य योगदान है इसको सिद्ध करने में। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत होगी फिर से पूछ लेंगे, किसी लाइन में कोई समस्या होगी तो फिर से पूछ लेंगे, कोई दिक्कत होगी। इसलिए बहुत विस्तार से आपको सारी बातें बताई गई हैं, कैसे किसको क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, स्पष्ट रूप से बताया गया है। आगे बढ़े तो अब ध्यान दीजिए, 5P को भी विभाजित कर देता है और यहां से क्या लिखा हमने कि 5 से Q भी विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, P का भी गुणनखंड 5 है और Q का भी गुणनखंड 5 है। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इसलिए P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। P का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। और जबकि हमने यहां पर क्या माना है कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहां पर क्या आ गया कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। और यहां पर हमने क्या माना कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी कल्पना के क्या है, विपरीत है। हमारी कल्पना के क्या है, विपरीत है। इसी को क्या कहते हैं, विरोधाभास कहते हैं। विरोधाभास हो गया कि नहीं हो गया। हमने माना कि वैनिज गुणनखंड नहीं है और सिद्ध क्या हुआ कि पी और क्यू का वैनिज गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। और जब हमारी कल्पना गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात √5। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेंगे, कोई समस्या होगी तो पूछ लेंगे। एक एक शब्द को मैंने स्पष्ट रूप से बताया है, फिर भी अगर कोई समस्या होगी तो पूछ के बताएंगे। धन्यवाद।